नई सोच, नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की 5वीं कड़ी आज प्रस्तुत है, जिसका विषय है विमेन इन लेबर फोर्स। पेश कर रही हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। नई सोच नई कहानी में मैं स्मृति ईरानी आप सबका स्वागत करती हूँ। अक्सर महिलाओं से कहा जाता है, और विशेषतः उन लड़कियों से जो सपने देखती हैं और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं, संकल्प लेती हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। लेकिन हम सब जानते हैं कि जीवन की आपाधापी में जब खामोशी से मेहनत हो रही होती है, तब कुछ चुनौतियां ऐसी आती हैं जिन्हें पार करने के लिए मदद की दरकार होती है। और अगर आप महिला हैं जो आज अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अपने परिवार को सहयोग देने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कामकाजी हैं, तो आज आपके समर्थन में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों ही सफलतापूर्वक मदद करने के लिए तैयार हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला का जो राष्ट्रीय स्तर पर औसत योगदान है अर्थव्यवस्था में, उसमें 4% की वृद्धि हुई है। विशेषतः जब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट प्रकाशित हुआ तो पूरे देश ने कामकाजी महिला के प्रति अपना गौरव दिखाया, उस गौरव की अनुभूति की। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं विशिष्ट महिलाएं जो कर्मचारियों के भविष्य की दृष्टि से उनके निधि को संग्रह कर उनको संगठन के माध्यम से, ईपीएफओ के माध्यम से समर्थन दिलवाती हैं। आप सबको बतलाना चाहूँगी कि साल 2014 में जब आपने प्रधान सेवक को देश में चुना, तब से लेकर अब तक 28 करोड़ अकाउंट्स देश भर में ईपीएफओ के सौजन्य से संरक्षित हैं। ये वो ईपीएफओ का संगठन है जो अब मोदी सरकार ने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे नागरिकों को भी इसकी सुविधा पहुंचाई है। 2017 में अगर क्लेम फाइल करना होता, एक ज़माने में एक खिड़की से दूसरे खिड़की जाना पड़ता, और अब क्लेम फाइलिंग की सुविधा ऑनलाइन हो चुकी है। 2015 में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स को देने की व्यवस्था हो चुकी। 2020 में ऑटो क्लेम सेटलमेंट और अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से, लोकेशंस के माध्यम से, विशेषतः कोविड के वक्त ऑटो क्लेम सेटलमेंट की, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा प्रदान की जा चुकी थी। जो सहायता है ईडीएलआई की, उसको बढ़ाया गया 6 लाख से लेकर 7 लाख तक। ऐसी कई विशेषताओं के साथ भरी है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और उसके संबद्ध सहयोगियों की कहानियाँ। 2 ऐसी विशिष्ट बहनें हमारे आज स्टूडियो में हैं। मैं निर्मल जी को बहन कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में भारत सरकार के सानिध्य में लगभग 2 दशकों से काम कर रही हैं, और साथ ही आज हमारे साथ हैं वैदेही सिंह जो प्राइवेट सेक्टर में एचआर की भूमिका निभा रही हैं। तो निर्मल जी, पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो सरकारी संगठन से जुड़े लोग हैं उनको ईपीएफओ में क्या विशेष सहयोग मिलता है? ईपीएफओ की एक स्कीम है ईडीएलआई स्कीम, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। उसमें अगर कोई एम्प्लॉय पीएफ का मेंबर है, वो ईडीएलआई का मेंबर भी बनेगा। उसमें अगर उसकी विद इन सर्विस पीरियड डेथ हो जाती है, इंश्योरेंस का क्लेम उसके नॉमिनी को, उसकी वाइफ को या उसके विडोअर को वो क्लेम मिलेगा 7 लाख के करीब। जब हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को ऑर्गेनाइज्ड करो, तो उसका एक अभिन्न अंग है ईपीएफओ, उसमें अकाउंट किसी कर्मचारी का खुलना। अब ये संरक्षण जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं उनको तो मिलता है, लेकिन वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में इसकी विशेष एक चुनौती रहती है। तो मुझे बताओ कि एचआर की तुम एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, तो जब तुम्हें अपनी कंपनी में जो लोग हैं उनको ईपीएफओ से जोड़ना होता है, तो क्या सोच रहती है एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की? एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होने के नाते हम चाहते हैं कि वो हमसे जुड़े रहें और हम उन्हें सारे जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे पा रही है उसका कुछ अंग तो हम भी प्रोवाइड कर सकें। इसके अंडर हम ईपीएफओ की हेल्प लेते हैं और उसके अंदर 3 बेनिफिट्स हम उनको देने की कोशिश करते हैं। पहला होता है प्रोविडेंट फंड, जिससे उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा उनके रिटायरमेंट के बाद के लिए रखा जाता है। दूसरा पॉलिसी है पेंशन स्कीम, जिसके तहत अगर वो कुछ निर्धारित समय के लिए एक कंपनी में काम करते हैं तो उनकी पेंशन बनती है। और तीसरी है ईडीएलआई, जिसमें उनके देहांत के बाद उनको 2.5 लाख से लगभग 7 लाख तक उनको पैसे दिए जाते हैं।
बात की जाए अगर चले जाने के बाद उनकी विडोज़ को या फिर विडोवर को एक अमाउंट डिफाइंड होता है जिसके तहत हम उन्हें पेंशन देते हैं आजीवन के लिए, जब तक उनकी विडो और विडोवर रहती हैं। उनके बच्चों को हम उसका 25% देते हैं जब तक वो 25 साल की एज क्रॉस नहीं कर देते हैं, 2 बच्चों। वैसे लोगों का ये मानना है कि वो सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं ताकि उन्हें इस प्रकार का ईपीएफओ का संरक्षण मिले या फिर ईएसआईसी का संरक्षण मिले। न सिर्फ बीमा की दृष्टि से बल्कि सरकार की ओर से अस्पताल की भी व्यवस्था रहती है। मुझे बताओ कि जब प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति जुड़ता है इस पूरी व्यवस्था से, तो क्या मान लीजिए कल को आपके यहाँ नौकरी छोड़कर किसी नई कंपनी में नौकरी करे, तो क्या उनकी ईपीएफओ का बेनिफिट उनके संग नई कंपनी तक भी जाता है या एक व्यक्ति को नया अकाउंट फिर से खोलना पड़ता है? क्योंकि एक ज़माने में निर्मल जी को याद होगा ये माथापच्ची प्राइवेट सेक्टर के लोगों को करनी पड़ती थी। 2014 में यूएएन नंबर आया, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसके तहत आप अपने पीएफ के अमाउंट को दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आप वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका पेंशन बन रहा है तो वो दूसरी कंपनी में जाके वो सारे बेनिफिट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपको कंटिन्यूएशन ऑफ बेनिफिट्स मिलता रहेगा, इररिस्पेक्टिव आप कौन सी कंपनी में कितने टाइम काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि वैदेही ने कहा कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं होता था, तो जो कर्मचारी है उसकी जद्दोजहद तो यही रहती थी कि हे भगवान नौकरी जकड़ के रखो, पकड़ के रखो, वरना ये सारा का सारा जो पीएफ है वो उसी नौकरी के साथ स्वाहा हो जाएगा। तब क्या कठिनाई होती थी और अब क्या सहूलियत है? यूएन नंबर आने के बाद बहुत आरामदायक हो गया है। जैसे अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना, सपोज एक कोई नौकरी छोड़ जाता है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, पीएफ तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, एंड सेम जो ईपीएफओ के पास हमारा पेंशन का अमाउंट है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। यूएन के साथ वो बहुत ईजी हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है ईजीली। हमारा देश मुख्यतः एक सेविंग्स प्रधान देश है। मतलब हम जब नौकरी पेशा लोग होते हैं तो ये नहीं है कि तनख्वाही तो पूरी की पूरी उड़ा दी। बचपन से सबको सिखाया जाता है कि थोड़ा अंश एक जो है बचा कर रखो, और कहीं ना कहीं ये महिला के दृष्टिकोण से तो एक विशेष स्वभाव सा बन जाता है। तो ईपीएफओ में अगर हम देखें कि महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है सेविंग्स की दृष्टि से, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत चलाए जाने वाले अस्पतालों की भी लाभार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। कौशल्य जी, आप हाउसकीपिंग स्टाफ में से हैं, एक प्राइवेट कंपनी से। वैसे मैं बता दूं, मेरी माँ भी एक ज़माने में एक होटल में हाउसकीपर हुआ करती थी। मैंने सुना है 2021 में आपके पतिदेव को हार्ट अटैक हुआ और फिर आपको ऐसी सरकारी व्यवस्था से मदद मिली। हाँ जी मैम, वहीं से मैं व्यवस्था मिली है, बहुत अच्छा इलाज हुआ, बहुत बढ़िया। उनके स्टेंट डाला था 2021 में, अब वो ठीक है, बिल्कुल दवाई चल रही है उनकी वहाँ से। और ये व्यवस्था आपको प्राइवेट अस्पताल में मिली? हाँ, प्राइवेट में मिली थी हमारे। 10 दिन तक वहीं रहे तो उनका अच्छा इलाज रहा, बड़े बड़े इलाज हुआ। वैसे ये बात बताएं, प्राइवेट सेक्टर के कितने कर्मचारियों के पास इस प्रकार की जानकारी होती है कि आप अगर इन स्कीमों के साथ जुड़ जाएं तो आपको बेनिफिट मिलेगा? हम पूरा प्रयत्न करते हैं, समय समय पे हम अपने कैंप्स और हेल्प डेस्क लगाते रहते हैं कि लोगों को पता चले। अलॉन्ग विद दैट न्यूज़पेपर में और हमारी मोदी सरकार इतना ज़्यादा पब्लिसिटी कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि चीज़ों को, जैसे आप जैसे मंत्री आके अगर रेडियो पे ये सब चीज़ें बता रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस रेट से हम लोग बढ़ रहे हैं 100% ऑफ द फीमेल्स विल बी कमिंग टू नो द प्रॉफिट्स एंड द बेनिफिट। धन्यवाद वैदेही। जैसे कि श्रोता हमारे जानते हैं कि आप अगर ऐसे कर्मचारी हैं जो ऐसी कंपनी में व्यवस्था में जुड़े हैं, निश्चित रूप से आज आप आग्रह करें अपनी कंपनी से कि आपको ईपीएफओ और ईएसआईसी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इन दोनों ही संस्थानों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आप वो सज्जन या वो महिला हैं जो कंपनी में काम करते हैं और अपने कर्मचारियों के संरक्षण की जिम्मेदारी है आपके पास, तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप ईपीएफओ से, ईएसआईसी की स्कीमों से जुड़ें। सरकार की व्यवस्था है संरक्षण करने के लिए, तो निश्चित है, क्योंकि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, यही तो हमारा संकल्प है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। स्टूडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है और इस बार तो स्वागत मैं विशेष रूप से करना चाहूंगी नेशनल करियर सर्विस का। जी हाँ, शायद ही हमारे श्रोताओं ने इस NCS के पोर्टल के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो जल्द ही इस पोर्टल को जरूर देखें, क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ये पोर्टल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है। आप शायद जानते होंगे कि 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, मॉडल करियर सेंटर्स का नेटवर्क है। 1100 से ज्यादा काउंसलर्स हैं जो हमारे नौजवानों को बताते हैं कि किस प्रकार का करियर होना चाहिए। और करियर ऑप्शंस है 3600 से भी ज्यादा, 50 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। 1,80,00,000 से ज्यादा वैकेंसीज मोबिलाइज हो चुकी हैं इस पोर्टल पर। जब से इसका लॉन्च हुआ 2015 में 12 लाख से ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है, मतलब वर्तमान में अवेलेबल है। अगर आप चेक करना चाहें तो जाकर चेक करें। 18 लाख ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो तलाश रहे हैं किसी कर्मचारी की, किसी सहयोगी की, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको स्वयं नौकरी की तलाश हो। और 2 लड़कियां आज हमारे संग है जिनकी नौकरी की तलाश इस पोर्टल पर आकर समाप्त हुई, और दोनों में कॉमन है HRIT कॉलेज गाजियाबाद। जी हाँ, इस कॉलेज में एक जॉब फेयर लगा था जिसमें शिवांगी पहली बार परिचित हुई NCS से, और साथ ही अतीबा सैफी हैं। और मजे की बात यह है दोनों एक ही कॉलेज में और एक ही कंपनी में अब काम कर रहे हैं। तो शिवांगी, तुमसे शुरू करती हूँ। तुम भी गाजियाबाद से हो, मुरादनगर से। तो जब तुमने अपने आप को इस पोर्टल से जोड़ा, फिर आगे क्या हुआ ये बतलाओ। मैम, आगे ये हुआ कि मुझे इस मेगा जॉब फेयर में काफ़ी कंपनीज आई, जिसमें कि एक कंपनी थी इजी सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मुझे काफ़ी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिली। काफ़ी कंपनीज में मैंने सिलेक्शन लिया, लेकिन इजी सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेरे बहुत नियर बाय थी, सो मैंने इसको जाने का निर्णय लिया कि मैं इसमें जाऊँगी। काउंसलिंग उसके बाद मिली। यस मैम। तो क्या काउंसिल आपको प्राप्त हुई? इससे मैम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे पास में मुझे पास की लोकेशन में एम्प्लॉयमेंट मिला। पहले मैं नोएडा में थी, बट नोएडा से मुझे गाजियाबाद आने का अपॉर्चुनिटी ये मिली कि मुझे घर से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेरे 10 मिनट का रास्ता है बस। तो आपके आसपास कौन नौकरी दे रहा है, इसकी जानकारी आपको NCS से मिली है, और फिर आपने उस जानकारी के आधार पर नौकरी चुनी। जी मैम। अतीबा, तुम्हारे पिताजी ऑटो चलाते हैं? यस मैम। माँ गृहस्थी चलाती हैं, और 3 बहनें हैं। हाँ जी। बड़ी तुमसे। तो जब तुमने बहनों को बताया कि तुम्हें NCS पोर्टल के माध्यम से कहीं ना कहीं नौकरी मिल सकती है, तो बहनों ने क्या कहा? उनका सपना ही ये था कि हम तीनों तो मतलब हो चुके हैं सेटल, तो लास्ट में ये सेटल हो जाए। तो फिर जब NCS के मुझे जॉब मिली तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मेरे घर के पास ही है। मैं दुहाई से हूँ, मोटा में मुझे जॉब मिल गई। 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है सिर्फ। तो पहली बार NCS के बारे में तुमने कहाँ से सुना? मैंने इसकी वेबसाइट देखी थी, मतलब फिर इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, मतलब देखा जाए कि मतलब कैसे सपोर्ट है, क्या चीज़ें हैं। फिर मैंने वहाँ पे फॉलो किया था, तब मुझे पता चला कि हमारे कॉलेज में आ रहे हैं जॉब फेयर के लिए 29 अगस्त को। तो फिर मैंने वहाँ पे कोऑर्डिनेशन किया, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया इजी सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया एज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर। कई लोग ये मानते हैं कि आपको अगर नौकरी चाहिए तो सरकार की ही नौकरी हो सकती है। यहाँ पर नौकरी चलकर खुद तुम्हारे कॉलेज आई है? जी जी, हमारे कॉलेज में ही आई। तो जब इस प्रकार से कंपनियां कॉलेज में आती हैं सरकार के समर्थन से, तो कॉलेज कैंपस में माहौल कैसा होता है? बहुत ही अच्छा होता है, और बल्कि ये होता है कि हमको बार बार जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती इंटरव्यू के लिए। होता है ना यूथ को कि कभी कहीं पे इंटरव्यू देने जाना होता है, कभी कहीं पे। अब ये हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे कॉलेज में ही हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया था इस कॉलेज में। शिवांगी, तुम्हारा पहला मौका था किसी कंपनी में अप्लाई करने का, या इससे पहले भी कॉलेज के बाहर अप्लाई कर चुकी थी? इससे पहले मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था, लेकिन मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मिली है नेशनल करियर सर्विस से मिली है, क्योंकि जिस कंपनी में मैं अभी हूँ वो इंडिया की एक ब्रांड है इजी सोलर एंड खैतान सोलर। ये मेरे लिए एक ड्रीम है कि मैंने NCS के थ्रू उसमें अचीवमेंट। तो जैसा शिवांगी ने कहा कि नौकरी तो पहले भी मिल रही थी, लेकिन मन चाहिए नौकरी सरकार की इस व्यवस्था से, नेशनल करियर सर्विस के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में मिली। और क्योंकि मंजर नया था, इसीलिए शिवांगी ने पुराने को छोड़ नए लक्ष्य की ओर रुख किया। आप भी करें, NCS से जुड़े आज ही।
लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। वेलकम बैक। 140 करोड़ के देश में आज 5 ऐसी विशेष महिलाएं हैं जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त आपसे मुखातिब होने वाली हैं, जो एक विशिष्ट काम करती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ शायद ही 100 ऐसी औरतें होंगी जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सा करियर है जहाँ पर 100 से भी कम औरतें काम करती हैं। ये क्षेत्र है माइनिंग का। जी हाँ, आपने फिल्में कई देखी होंगी काला पत्थर टाइप, जहाँ पर अमिताभ बच्चन कोयले की खान से निकल रहा है, लेकिन क्या कभी कोई हीरोइन देखी है जो माइन से निकलती हो? एक ऐसी ही जाबाज महिला आज हमारे मध्य में है, आकांक्षा कुमारी, जो हिंदुस्तान में पहली महिला है जो रेस्क्यू ट्रेंड है, हिंदुस्तान में पहली महिला है जो कोल इंडिया लिमिटेड में अंडरग्राउंड माइन में काम कर सकती हैं। ये फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में ऑफ कोल अनरेस्ट्रिक्टेड ऑफ मेटल, मतलब आकांक्षा बोलने में ही इतना मुझे दिक्कत हो रही है, तुम्हें करने में कितनी दिक्कत हो रही होगी? मैम ये तो चाह है ना, मतलब चाह है तो कर लिए। लोग कहते हैं लड़कियां आसमान छूना चाहती हैं, तुम तो अंडरग्राउंड माइन में जा रही हो। हम यही मोटिवेशन था, लड़कियां आसमान जा रही है तो धरती के नीचे क्यों नहीं जा सकती है। और जब तुमने ये निर्णय लिया तो परिवार में या फिर तुम्हारे जिस इलाके से तुम हो वहाँ पे लोगों का रिएक्शन क्या था? मैम रिएक्शन ऐसा था, मेरे पेरेंट्स तो सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें थोड़ा डाउट था। तो जब मैं काउंसलिंग में गई तो जो उनके कलीग थे, पापा के कोई कलीग थे जो WCL में वर्किंग थे, उनसे कांटेक्ट किया उन्होंने। तो ऐसा था ना कि ये मेल डोमिनेटेड है, मत भेजो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, कोप अप नहीं कर पाएंगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो मतलब ये सही डिसीजन नहीं होगा। पर पापा भी थोड़ा दुविधा में फंस गए, क्या करे क्या नहीं करे। वो बोले कि अब ये तो मान नहीं रही है तो एक काम करते हैं, करने देते हैं, देखा जाएगा बात की बाद में। तुम हजारीबाग झारखंड से हो और झारखंड का वो क्षेत्र अछूता नहीं है माइनिंग के लिए, लेकिन एक लड़की का अंडरग्राउंड माइन में काम करना, तो पापा की बात तो ठीक, लेकिन जब तुम अंडरग्राउंड माइन में काम करने के लिए दूसरे पुरुषों के साथ जा रही थी तो तुम्हारे आसपास के सहयोगियों का क्या रिएक्शन था? मैं पहला कैरियर स्टार्ट की हिंदुस्तान जिंक से 2018 में, तो मेन इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिला, मतलब मैं कर सकती हूँ, और सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। आप धरती के 60 फुट नीचे जब जाते हैं आकांक्षा, तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि फिजिकली बहुत ही इंटेंसिव वो एक काम होता है। तो फिजिकलिटी की दृष्टि से, मतलब शारीरिक बल की दृष्टि से, जब महिलाओं को देखा जाता है अंडरग्राउंड माइनिंग में, तब आपके पास क्या ऐसे कोई प्रश्न उठते हैं कि कितना मशीन बेस्ड आपका काम है, कितना फिजिकल आपका काम है? मैं जिस माइन से अभी हूँ वो 100 मीटर नीचे है। बाप रे। और हिंदुस्तान जिंक की जो माइंस थी जिसमें मैं पहले कर चुकी है वो 500 मीटर तक नीचे है, डेप्थ है। इसका मतलब महिलाएं चंद्रयान के माध्यम से चांद पे पहुंच रही हैं, सूरज को टेलीस्कोप से दिखवा रही हैं और 500 मीटर नीचे भी धरती के जा रही हैं। यस मैम। और उस वक्त आकांक्षा, क्या ये अपेक्षा होती है कि फिजिकली इंटेंसिव रहेगा ये पूरा माहौल? थोड़ा तो होता है, मतलब थोड़ा फिजिकली होता है। ऐसा मैं लोगों को बता दूं, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं, आकांक्षा कोई हट्टी कट्टी महिला नहीं है, बिल्कुल ही पिटीट, जिसको अंग्रेजी का शब्द है। ऐसा लगता है कि अगर मैं फूंक मारूं तो अभी उड़ जाए। लेकिन जब आपकी एक लेबर इंटेंसिव दृष्टि से देखा जाता है माइनिंग को, तो जिन लोगों के मन में ये भ्रम है उसको कैसे दूर करना चाहेंगे? मैम एक्चुअली अभी जो अमेंडमेंट हुआ है जो प्रोविजन लॉ में, उसमें ऐसा है कि फीमेल का रिक्रूटमेंट अंडरग्राउंड में सुपरवाइजरी, टेक्निकल, मैनेजरियल स्किल उसी के लिए अलाउ है।
तो एज सच लेबर इंटेंसिव वर्क हमें नहीं करना होता है, हम लोग सिर्फ उसी के लिए होते हैं। और इवन ये भी उसमें मेंशन है कि हमें कंटिन्यूअस प्रेजेंस वहाँ नहीं चाहिए, उसके लिए अलाउ है ही नहीं। तो हमारा बस पर्पस होता है एज ए इंस्पेक्शन, वहाँ जाते हैं, जो हमें सीखना है या फिर जो हमें इंस्ट्रक्शन देना है वो इंस्पेक्शन करके इंस्ट्रक्शन दे के फिर हमें वापस आ जाना होता है। जो आकांक्षा कह रही है, कानून में परिवर्तन के साल 2019 में महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, समान एक मौका देने के लिए माइंस एक्ट में भारत सरकार ने बदलाव किया। महिलाएं अब पहली बार नाइट शिफ्ट में माइंस में काम कर सकती है। अंडरग्राउंड माइनिंग में महिलाओं का योगदान रह सकता है। तो जैसे कि आकांक्षा ने कहा कि इतना भी फिजिकली इंटेंस नहीं, लेकिन 500 मीटर के नीचे जाकर LMV चलाना अंडरग्राउंड माइंस में, ये करती हैं स्वीटी अंचालिया। अब नाम इतना स्वीट है और लोग सोचते हैं कि स्वीटी कैसे LMV चला रही है अंडरग्राउंड माइंस में। स्वीटी, इसके बारे में बताओ, तुम असम में पली बड़ी हो? मैम मैं आसाम में पली बड़ी हूँ। मैं 500 मीटर नहीं, मैं 1 किलोमीटर नीचे तक जाती हूँ। मेरी जो माइंस है वो 1 किलोमीटर नीचे है। और LMV चलाना वहाँ मेरे लिए, मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है कि मेरे को किसी के भरोसे नहीं रहना है। पहले तो ये बताओ LMV होता क्या है? LMV होता है लाइट मूविंग व्हीकल्स, जैसे अपनी गाड़ियाँ मतलब चलती हैं। धरती के 1 किलोमीटर नीचे जाके तुम गाड़ी चलाती हो? हाँ मैम। हे भगवान, यहाँ पर तो ट्रैफिक में सीधा सड़क पे गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आपको इक्वली इंडिपेंडेंट होना है, किसी के सर कंधों मिला के चलना है, क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान उद्योग है, तो यहाँ अगर आपको कंधों से कंधों मिलाना है तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। ये टेली रिमोट ड्रिलिंग क्या होता है स्वीटी, जो तुम करती हो? टेली रिमोट ड्रिलिंग मतलब एक तो होते है कि हम नीचे जाके ड्रिलिंग कर रहे हैं 1 किलोमीटर नीचे जाके, लेकिन हमने ऐसी सुविधा बना दी कि हमको नीचे जाना ही नहीं पड़े, कि 1 किलोमीटर ऊपर बैठ के सरफेस से ड्रिलिंग चलाएंगे। उसके लिए हमको नीचे किसी को रहने की मशीन में ज़रूरत नहीं है, आराम से ऊपर बैठ के मशीन चला रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सड़क पे गाड़ी चलाना बहुत महिला क्या पुरुषों के लिए भी चुनौती का विषय है। तुम 1 किलोमीटर नीचे जाके अपना एक व्हीकल चला रही हो। साथ में हमारे यहाँ पर है वर्षा जी और उनके साथ है अन्वेषा जी, और एक ऐसी महिला है अंजलि जो वर्तमान में ट्रेनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं अंजलि तक पहुंचूं, मैं अन्वेषा जानना चाहती हूँ कि माइनिंग की जब लोग चर्चा करते हैं उनको लगता है कोयला खदान से निकाला जा रहा है। अब इसमें स्वीटी ने बता दिया कि गाड़ी चलाई जा रही है 1 किलोमीटर नीचे पृथ्वी के, और तुम जो एक अनोखा काम करते हो वो है डिजिटल का। अब लोग जब डिजिटल की बात करते हैं उनको लगता है UPI हो गया। माइन और डिजिटल इंडिया का क्या लेना देना एक दूसरे से? मैम, डिजिटल का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी गाड़ी, कोई भी इंसान नीचे जाए उसको हम ट्रैक कर सके। हमारे सारे हिंदुस्तान जिंक के माइंस में जहाँ भी काम होता है वहाँ पे पूरा नेटवर्क रहता है, वायरलेस नेटवर्क, वाईफाई का। वॉकी टॉकी में आप बात कर सकते हैं। जो क्रिटिकल जगह होते हैं वहाँ पे कैमरे लगाते हैं। तो यूँ है कि मैं अपने ऑफिस में मैं चैनल टर्न कर लूँगी कि नीचे जो चैनल चल रहा है वही चैनल लगा लूँगी, वॉकी टॉकी से बात करूँगी। मेरे पीछे एक कंसोल रहेगा जिसमें कैमरा में मुझे दिख रहा है कि क्या काम हो रहा है। मैं अपने ऑफिस से बोल सकती हूँ ये सही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बाजू, इस तरह से। इसका मतलब माइंड तुम कंट्रोल कर सकते हो लेकिन बिना खदान में घुसे। बेशक। तो अगर आपको माइनिंग में डिजिटाइजेशन का काम करना है तो आपको कौन सी विधा में निपुण होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? जो लोग माइनिंग में डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं उनको नेटवर्किंग पढ़नी है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये पढ़नी है। मतलब ऐसा है कि हम लोग बहुत सारी मशीनें, कुछ का डेटा जो है रियल टाइम डेटा हम ऊपर सिस्टम में देखते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि वो डेटा सही से आए कि नहीं। माइनिंग में क्या डेटा होता है हमेशा? माइनिंग में जैसे हमारी मशीनें चल रही हैं जो नीचे, वाईफाई के थ्रू हमारे पास कनेक्शन आ जाता है। जो भी मशीन उस वाईफाई में डिटेक्ट होती है वायरलेसली, उसकी डेटा हम ऊपर एक डैशबोर्ड में देख लेते हैं। अब यूँ है कि कोई गाड़ी की सोचिए टेम्परेचर बढ़ रही है, तेल बहुत तेज़ी से उसकी मात्रा घट रही है, आप कंट्रोल रूम में देख सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप बैठे हो, आप नेटवर्क में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठे उस नेटवर्क में अगर कनेक्ट कर लूँ। जो लोग वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सोशल मीडिया के लिए या फिल्में देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, सुन लीजिए कि वाईफाई का इस्तेमाल अन्वेषा जैसी हमारी बेटियां भी करती हैं कि माइन में, खदान में अगर तापमान बढ़ रहा है तो लोगों को सचेत किया जाए ताकि उनको बाहर निकाला जाए। कहीं पे अगर ईंधन ज़्यादा खपत हो रही है तो क्यों इस प्रकार का एक्सेस फ्यूल जा रहा है, इसकी वो कहीं ना कहीं विश्लेषण करके अपनी कंपनी की मदद कर सके। लेकिन वर्षा जी, आप फर्स्ट इंजीनियर रही अपनी गाँव से और आप राजस्थान से हैं। आपने जब शुरुआत की, और एक तो माइनिंग अपने आप में एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, उसमें आपने, और जैसे स्वीटी नीचे गाड़ी चला रही है, आप हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का काम करती हैं। तो जब आपने ये वाला निर्णय लिया लाइफ में
और आपकी तो वो मशीनरी है जो माइन में हम फिल्मों में देखते हैं, ब्लास्ट हो गया, तो वो सब आप हैंडल करती हैं। तो जब आपने ये निर्णय लिया, लोगों का रिएक्शन क्या था? मेरा गांव बेसिकली एक कृषि प्रधान गांव है, जहाँ पे 90% लोग किसान रहते हैं और 10% लोग जो फिर डेविएट हो गए वो टीचिंग में चले गए। मेरी जनरेशन में शायद मैं पहली ही हूँ जो अदर देन टीचिंग में मैंने फुट फॉरवर्ड रखा। और आई हैव टू से मेरे पेरेंट्स दे आर बोथ वर्किंग। माई फादर इज एन एक्स एयरफोर्स मैन एंड नाउ ही इज अ टीचर। माई मदर इज ऑल्सो टीचर। उन्होंने कभी देखा आपको ऑपरेट करते हुए मशीन जब ब्लास्ट हो रहा है? मैम मेरा जैसे मैंने बताया मेंटेनेंस का रहता है, तो क्योंकि हमारी माइंस हाईली मैकेनाइज्ड माइंस है, उसमें स्टेप बाय स्टेप जितना भी काम होता है सब मशीन के द्वारा होता है। एक्सप्लोरेशन से लेके लास्ट में जो मेरा ब्लास्ट होके प्रोडक्ट आ गया उसको सरफेस पे लाने तक सब मशीनरी के थ्रू होता है। क्योंकि मशीन जो है वो सरफेस पे मेंटेनेंस होती है, पर जो रनिंग ब्रेकडाउन है वो अंडरग्राउंड में भी आते हैं। वी आर ऑल ट्रेन्ड LMV ड्राइवर्स। तो जैसे ही हम लोग को इंटीमेशन आती है थ्रू द नेटवर्क दैट अन्वेषा इज सेट अप फॉर अस, तो हम लोग टेक आवर LMVs बिकॉज वी आर ऑथराइज्ड एंड वी आर ट्रेन्ड फॉर दैट। तो वहाँ पे हम लोग उसको रनिंग में अटेंड करते हैं। आप अपने गांव के पहली इंजीनियर, सुना है आपके भाई साहब अभी मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी मैम। तो जब बड़ी बहन को देखते हैं कि वो इंजीनियरिंग के खिताब को पाने के बाद माइनिंग के क्षेत्र में अपना एक अनोखा नाम कर रही है, तो भाई को कैसे लगता है? सो मेरी फैमिली में मेरे बाद 3 और लोग हैं जो अभी ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। और जो मेरी सबसे छोटी बहन है कजिन, इनफैक्ट शी इज़ द वन टू से कि मुझे वही पढ़ाई करनी है जो वर्षा दीदी ने। अरे वाह अंजलि, जब तुम इन महिलाओं को देखती हो, अब तो तुम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से काम कर रही हो, लेकिन जब तुम इन महिलाओं को देखती हो तब कैसा लगता है? मैम काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी मोटिवेशन आ रही होती है मैम से बात करके। मैंने कोशिश की थी जब मुझे CCL मिली थी कि मैम जिस माइंड में है उसी माइंड में मेरे को भी रहना है। मैम मतलब आकांक्षा कुमारी? आकांक्षा कुमारी मैम। पहले मैं कहीं और पोस्टेड थे, फिर मैंने चूरी अंडरग्राउंड माइंस ही लिया ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे प्रॉपरली कि कैसे काम करना है, कैसे जो चैलेंजेस लोग आजकल जब मैं अंजलि शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो कुछ लोगों को करण जौहर की पिक्चर याद आ जाती है, शाहरुख खान वाली, वो वाली अंजलि के लोग बात करते हैं। अंजलि शब्द सुन के कई लोगों को लगता है कि अच्छा बहुत किसी कुछ बड़ा आराम से हल्का फुल्का कोई काम करती होंगी। माइनिंग अंजलि और प्रेरणा आकांक्षा कुमारी वो जज नहीं रहा है। बताओ, नॉर्मली लड़कियां जब कहती हैं कि मेरे लिए कोई प्रेरणा स्रोत है, बहुत ही कम लड़कियां ऐसी हैं जो कहेंगी माइनिंग के क्षेत्र में मैंने आकांक्षा कुमारी जी के योगदान को देखा, वो मेरी प्रेरणा बनी। तो ये सोच अपने आप में, ये प्रेरणा अपने आप में अनोखी है। व्हाट अट्रैक्टेड यू टू आकांक्षा कुमारी स्टोरी? मैम मैंने अपनी B.Tech जब की 2022 में, तो पहले मैंने वेदांता ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे कोई भी सीनियर नहीं थे माइनिंग में, तो हम लोग फर्स्ट बैच थे वहाँ पर भी वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड में। लैटर गेट के थ्रू जब मैंने कोल इंडिया ज्वाइन किया तो आई चूज़, उसमें बहुत सारी सब्सिडरीज थी, तो मैंने चूज़ किया CCL जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे एक फीमेल माइनिंग इंजीनियर ऑलरेडी वर्किंग है। बिकॉज आई वॉज नोइंग कि बहुत दिक्कत होती है अगर कोई सीनियर नहीं हो, कोई गाइड करने वाला नहीं हो, क्योंकि ये एक पूरी तरह से मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है मैम। तो कुछ तो पता होना चाहिए कि किस तरह की बात को कैसे हैंडल करें, क्योंकि हम अपने आप को एक बच्चे समझ रहे थे इस इंडस्ट्री में, तो मेरे को नहीं आइडिया था कि किस चीज़ पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, बिहेव करना है। तो मैम मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत थी। आकांक्षा, इसका मतलब तुम बहुत बड़ी मेंटोर हो, एक इंस्पिरेशन तो हो ही, लेकिन कैसा लगता है जब सुनती हो कि एक लड़की जो इंजीनियर बन के कोई मुकाम तलाश रही थी, उसको लगा कि अगर मैं आकांक्षा कुमारी से बात करूंगी तो मुझे सही मार्गदर्शन मिलेगा, मेरा संरक्षण होगा। ये सुन के कैसे लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये तो फेस टू फेस है, तो रोज इंटरेक्शन होता है। एक सेशन तो ऐसा मैंने अटेंड किया जिसमें तेलंगाना की किसी कॉलेज में 20 गर्ल्स डिप्लोमा कर रही है। उनके प्रोफेसर मुझे अप्रोच किए कि आप उनको मोटिवेट करो। कहना चाहती हूँ कि जितनी लड़कियां सुन रही हैं, जितने परिवार सुन रहे हैं, कि तुम हम सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। सिर्फ तुम नहीं, जब मैं सोचती हूँ कि स्वीटी 1 किलोमीटर नीचे गाड़ी चला रही है, वर्षा अपने आसपास कई लोगों को इंजीनियर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, अन्वेषा लोगों को बता रही है किस प्रकार से माइनिंग और डिजिटाइजेशन की जो दुनिया है वो एक समन्वय के रूप में प्रस्तुत हो सकती है। मैं इतना कह दूं कि मैंने इस नई सोच नई कहानी में इसरो की महिला साइंटिस्ट का इंटरव्यू किया था, जो चांद पर पहुंच रही हैं, सूरज तारों की कहानियां बता रही हैं। मुझे उतना ही गर्व है आप जैसी महिलाओं पर जो माइनिंग के क्षेत्र में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और अगर वो लड़की जो डिप्लोमा इस वक्त करने का सोच रही है, उसने अगर आकांक्षा की बात सुनी है, तो ये आकांक्षा रखना बहुत अच्छा है कि आप माइनिंग के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ेंगी। मैं उससे कहना चाहती हूँ कि उड़ जा, अब तेरी बारी है। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू।
वह परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले स्वीटी जो धरती के 1 किलोमीटर नीचे गाड़ी चलाती है माइंस में, उसका विशेष लड़कियों के लिए एक संदेश है कि वो लोग जो चिंता करते हैं कि माइनिंग में लड़कियां क्या करेंगी, उनके लिए बतलाना चाहेगी कि पेन की निब हो या फिर गाड़ी चलाने की बैटरी हो, ये सब माइनिंग की बदौलत है। इनफैक्ट अगर आप जेवर पहनती है तो ये भी माइनिंग की ही बदौलत है। इसलिए माइनिंग में अपना करियर सुनिश्चित करना चाहें तो आपका स्वागत है। लेकिन करियर्स कई हैं जिनको भारत सरकार और विशेषता कौशल विकास मंत्रालय समर्थन देता है ताकि महिला हो या पुरुष अपने सपनों को साकार कर सके, और ऐसी एक व्यवस्था से जुड़ी हैं डॉक्टर पूनम सिन्हा। पूनम जी, निस्बट के माध्यम से सरकार कौशल विकास में क्या क्या सहयोग देती है? निस्बट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक नेशनल लेवल संस्था है जो ट्रेनिंग, रिसर्च और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे कि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके, उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के द्वारा तथा अन्य मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों के द्वारा उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। और ये जो महिलाएं हैं उन्होंने संस्थान की विभिन्न स्कीमों में ट्रेनिंग ली है, उसके बाद ये आज अपने पैरों पे खड़ी। ट्रेनिंग की अगर हम विशेषता कहें तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। जी हाँ, आप में से कई लोग जानते हैं कि भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारी जुड़ी महिलाएं लगभग 9 करोड़ की संख्या में हैं। उन्हीं में से एक है दीपावली, और दीपावली करती है काम अगरबत्ती और धूप बनाने का। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तुम हो हिमाचल से, और तुमने कौशल विकास के इस कार्यक्रम से जुड़कर अब 7 महिलाओं को काम दिया है। दीपावली, 20 महिलाएं जो ऐसी जो हम इकट्ठे काम करती हैं। तो तुम्हें किस प्रकार की मदद मिली निस्बत से? मैम, जब मुझे ये ट्रेनिंग हुई तो उसमें मुझे पता चला कि अपने बिजनेस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपना इसको रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे इसको अपनी मार्केटिंग को, जो अपना प्रोडक्ट जो हम देश विदेश तक पहुँचा सकते हैं। और आज तुम लगभग हिमाचल प्रदेश के हर जिले में अपना काम कर रही। तो जब तुम जाती हो नया काम लेकर लोगों के मध्य में, तो तुम्हें क्या रिस्पांस मिलता है? पहले तो मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल था, नहीं कर पा रही थी, पर उनको मैंने मोटिवेट करके, और जब मैं करने लगी तो मुझे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्रामों से उत्साहित किए गए, और अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं आगे बढ़ते ही रहना चाहती हूँ। आगे बढ़ने का संकल्प सिर्फ दीपावली का नहीं है, साथ में अर्चना एकनाथ देशमुख जी भी हैं जो है पंढरपुर से, एक विशिष्ट स्थान महाराष्ट्र से। और अर्चना को थोडी आज झिझक हो रही क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी में, अर्चनाला मराठीत बोलायचं आहे। अर्चना कुठे सोनाली सगळ्यांना सांग। मैं अर्चना जो मराठी में बोलूंगी कोशिश करके उसका अनुवाद करूंगी, और अर्चना से पूछना चाहती हूँ, अर्चना तुम अब 6 लाख रुपए का टर्नओव्हर करती हो, हाँ, आणि तुझं काम काय? तू धूप आणि अगरबत्तीचा बिझनेस आहे? हो, धूप और अगरबत्ती का बिझनेस अर्चना करते आहे। आणि ट्रेनिंग घेतली का निस्बटसून? हो, 25 दिवसाचं ट्रेनिंग होतं। त्याच्यामध्ये सरांनी धूप अगरबत्ती कशी बनवायची, जास्त म्हणजे बनवत होतो अगोदर, पण कधी विजायचं, कधी काहीतरी व्हायचं, मग सरांनी सांगितल्यामुळे त्यात परत बदलाव केला। तुझ्या कंपनीमध्ये आता किती लोक आहे? 8-10 लोक। आणि मार्केटिंगची पण ट्रेनिंग घेतली का? घेतली। आणि कुठे कुठे आता काम झालंय तुझं? काम पुणे, मुंबई। तो अर्चना ने कहा है पुणे, मुंबई जैसे शहरों में उसका काम है। 8 से 10 लोगों को उसने अब रोजगार दिया है, और निस्बट के माध्यम से न सिर्फ अगरबत्ती और धूप का व्यापार कैसे करे बल्कि उसकी मार्केटिंग भी कैसे करे, ये अर्चना एकनाथ देशमुख ने निस्बट और भारत सरकार के सौजन्य से सीखा। मतलब एक तरफ दीपावली धूप और अगरबत्ती का काम कर रही है हिमाचल के अब हर जिले में। अर्चना पंढरपुर से अब पुणे और मुंबई में किसी न किसी मार्केट में आपको जरूर दिखाई देंगी। लेकिन कविता जी, आप हैं उत्तराखंड से, आपने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया। मेरी जैसे यंग एज मैरिज हो गई थी और इस वजह से मैं कोई रोज़गार परक शिक्षा नहीं ले पाई थी, लेकिन जीवन एक संघर्ष है और एक
मतलब 15 साल के बाद में डिवोर्स के बाद जो है 2 बच्चों के साथ में एक सेपरेट मदर थी, जिसमें मेरे सामने चैलेंज था कि मुझे कुछ ना कुछ जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे जीवन को देने के लिए करना था। कोविड के दरमियान मेरे को एक बात और समझ में आ गई थी कि आने वाले टाइम में जो है एग्रीकल्चर बेस्ड जो बिज़नेस होंगे वो हमेशा चलेंगे, क्योंकि कोविड में जो है ये बिज़नेस रन करता रहा। तो प्रधानमंत्री जी की मैंने वर्मी कंपोस्टिंग के मन की बात में जो है वर्मी कंपोस्ट के बारे में सुना था, तो मैंने इसके बारे में सर्च किया। फिर बहुत कम जगह पे मैंने वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट कर दिया था कोविड के टाइम पे। फिर मैं प्रोडक्शन में करने लगी थी, लेकिन बिज़नेस स्किल सीखने के लिए मैंने EDP की ट्रेनिंग जो थी वो निस्बत से ली है। उसके बाद आज मेरे पास में 6 यूनिट हैं और 10 से 15 लोग काम करते हैं। मेरे सामने खुद के सामने लाइवलीहुड एक चैलेंज था, आज मैं 15 लोगों को अपने साथ रोजगार दे के चल रही हूँ। तो जो एक ज़माने में कविता निराश हुआ करती थी, अब आशा की किरण बनी है कई लोगों के लिए, और यही आशा सीता भट्ट भी इसका संचार करती हैं। दोनों महिलाएं, कविता हो या सीता, देहरादून उत्तराखंड से हैं। एक तरफ वर्मी कंपोस्ट का काम और यूनिट चला रही हैं कविता, और दूसरी ओर सीता जी आप तो डिटर्जेंट भी बनाती हैं, फिनाइल भी बनाती हैं, क्या क्या करती हैं? मैम मैं डिटर्जेंट भी बनाती हूँ। हर्बल गाय के गोबर से दिए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लोकल फॉर वोकल के तहत, तो मैं हस्त निर्मित गाय के गोबर से दिया भी बनाती हूँ। जहाँ तक डिटर्जेंट की बात है तो मैंने खादी ग्राम उद्योग से 2.5 लाख का लोन लिया, उसमें 35% की हमें सब्सिडी मिली और मैंने एक यूनिट लगाया। अब उसको विस्तार करने के लिए कैसे हमने मार्केटिंग करना है, किस तरह हमने उसकी पैकेजिंग करनी है, इसके लिए हमें निस्बत में ट्रेनिंग के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा गया। पूनम जी कैसा लगता है जब इन महिलाओं को आप सुनती हैं? जैसे कि कविता ने कहा उसके जीवन में संघर्ष चल रहा था, एक सिंगल मदर है डिवोर्स के बाद, और अब सीता जी का तो प्लान है भाई मैं विस्तार करना चाहती हूँ, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती हूँ। अर्चना मंद मंद मुस्कुरा रही है, भले ही मराठी में बोला उसने, लेकिन शुरुआत की एक छोटी से इलाके से और अब पुणे मुंबई जैसे कई तेज तरार शहरों में उसका काम, उसका व्यवसाय बढ़ रहा है। दीपावली अब पूरे हिमाचल में उसका डंका बज रहा है। जब आप ऐसे लाभार्थियों की कहानियां स्वयं सुनती हैं, उनको देखती हैं प्रत्यक्ष, एक ऑफिसर होने के नाते आपको कैसा लगता है? मैम बहुत ही अच्छा लगता है, और इनके ऊपर मैंने 3 इस तरह की किताबें भी लिखी हैं जिसमें सक्सेस स्टोरी स्वावलंबन की ओर लिखी है। और मुझे लगता है कि हमारा जो नौकरी करने का उद्देश्य है वो सफल हो जाता है जब हम इन लोगों को सफल देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ही सफल हो गए। जैसा कि पूनम जी ने कहा, सफलता के पैमाने ही ये हैं कि जिसका आप सहयोग कर रहे हैं वो सफल हो, और यही तो नए भारत और विकसित भारत का संकल्प है कि एक दूसरे का साथ निभाएं, ताकि हिंदुस्तान को पूर्ण रूप से अगर विकसित करना है तो एकजुट हो जाए अर्थव्यवस्था को, समाज को सुदृढ़ करने के लिए। यही है मंजर विकसित भारत का, नया है, अनोखा है। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। नई सोच नई कहानी में फिर से आपका स्वागत है, लेकिन कहानी नहीं है, थोड़ी सी सोच पुरानी है। जी हाँ, अलका जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जिन्होंने 55 साल की उम्र में जब ये निर्णय किया कि मुझे लोन लेना है, प्रोजेक्ट करना है, तो कई लोगों ने पलट कर कहा क्यों अलका जी ये सब सर का दर्द पाल रही हैं। अलका जी, आपको 55 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, आपने करियर की सोच ली?
पहले मुझे इस तरह का मौका मिला ही नहीं। काम तो मैं पहले भी छोटे छोटे बहुत करती थी, लेकिन 2018 में मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। तो स्वयं सहायता समूह की मीटिंग वगैरह में जाती थी, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि निस्बत वाले आए हैं और वो ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को रोजगार शुरू करवाने के लिए। तो मेरे मन में भी आया कि मैं छोटे छोटे काम तो बहुत साल से कर रही हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आज तक, एक बार लोन लेके कुछ बड़ा काम करके देखती हूँ। घर आई, बच्चों से सलाह की, बच्चों ने कहा मम्मी इस उम्र में क्या काम करोगी, बेइज्जती हो जाएगी अगर नहीं चला पाए तो। पहले तो चलो मान भी जाती बच्चों ने आपकी बेइज्जती कर दी, इसलिए आपने कहा अब तो दिखाती हूं। अब तो मैंने करके दिखाना है, और मैंने करके भी दिखाया। मैंने 7.5 लाख रुपए लोन लिया, निस्बत से ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैंने पेपर गिलास बनाने की मशीन लगाई, और उस मशीन से जो मुझे इनकम हुई, अपने साथ मैंने 4 महिलाओं को भी जोड़ा। उस इनकम से मैंने दोना पत्तल बनाने की 2 मशीनें ली, उसमें भी 2 महिलाएं लगाई मैंने अपने साथ। मैं बिल्कुल अनपढ़ थी, मेरे अपने परिवार वाले सब कहा करते थे कि एक तो ये अनपढ़ है, ऊपर से अब उम्र इतनी हो गई है, उसके बाद ये बिजनेस करने निकली है। लेकिन आज जब मुझे अवार्ड मिलते हैं कई जगह से, तो वो लोग मुझे बधाइयाँ देते हैं। देखा, अलका जी ने कहा कि भगवान की लाठी में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन अलका जी एक लाठी तो दया पटकी भी चलाती हैं, बैम्बू वाली। जी, अब उसका नाम बैम्बू तंत्र हो गया है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी वाला बिजनेस है, लेकिन काम करती हैं आप बैम्बू से। आप बैम्बू से गहने बना देती हैं, जो आज स्टूडियो में पहन कर आई हैं। आप बास्केट तो बनाती, गहने बनाने की ट्रेनिंग दया कहाँ से मिली? मैंने नॉर्थ ईस्ट से ली। दरअसल मैं एक ऐसी चीज़ में काम करती हूँ जिसकी मैं फसल भी उगाती हूँ और जिससे मैं गहने भी बनाती हूँ। मेरे पास रॉ मटेरियल तो काफ़ी था, तो इससे क्या क्या बना सकते हैं उसमें से मैंने ज्वेलरी चुनी और ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया। एक बात बताओ दया, जब तुम अलका जी जैसी महिलाओं को देखती हो, तुमने तो स्किल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से कई विषयों पर विशेष ट्रेनिंग पाई। एक एज का फैक्टर क्या रहता है वाकई में? एज का फैक्टर ऐसे होता नहीं है, क्योंकि अलका जी को देखती हूँ, मैंने जैसे बोला कि शी इज़ द मोस्ट यंग एंटरप्रेन्योर आई वुड से, क्योंकि उनकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ है। पल्लवी पटेल हमारे साथ हैं, आर्किटेक्ट हैं। पल्लवी, मैं जब अलका जी की बात सुन रही थी कि उनको चढ़ाया जाता है कि एक तो अनपढ़ हो, ऊपर से फिर 55 साल की उम्र में तुम्हें बिजनेस करना है, तुम तो आर्किटेक्ट हो। नॉर्मली लोग कहते हैं कि भाई पढ़ लिख लो ताकि कोई बिजनेस ना करना पड़े, ये तो उल्टा हो गया, तुम बिजनेस करने लगी निस्बत के सौजन्य से। मैम, जब मैं कॉलेज से निकली थी तो हमारे जितने भी साथी युवा आप देखती हैं तो सब देश से बाहर जाके रोज़गार पाना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं रोज़गार देने की तरफ जाऊं और जो मैंने इस देश से पाया है उसको मैं सोसाइटी को गिव बैक करूं। इसलिए मैंने सोचा कि हम अपना एंटरप्राइज शुरू करेंगे और रोज़गार देंगे। और आज तुम 18 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती हो। जी। और जब तुम्हारी आर्किटेक्चर के वक्त पढ़ाई करने के साथी सहयोगी अब तुमसे बात करते हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं कहीं पे, वो क्या कहते हैं तुम्हें? वो मैम बहुत इंस्पायर्ड है इस चीज़ को लेके, और मेरे साथी कई आर्किटेक्ट्स अब अपना इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं और मेरी तरह रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। मैं श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ जनधन योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत देश में 50 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला। 24 करोड़ उसमें से महिलाएं थी जिनका जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला, और बैंक चल के उनके घर तक दस्तक देता रहा कि आप अब अर्थव्यवस्था से एक शक्तिशाली रूप में जुड़िए। फिर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया मुद्रा योजना से आज 30 करोड़ से ज्यादा लोन्स जो देश भर में व्यवसाय के लिए, स्वावलंबन के लिए दिए गए, उसमें से 70% लाभार्थी महिलाएं निकली। फिर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की स्टैंड अप इंडिया की, मतलब महिलाएं, पुरुष और जो लोग जनजातीय क्षेत्र से हैं, जो लोग सामाजिक समुदायों से हैं जहां पर चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, ऐसे लोगों को व्यवसाय के लिए 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। वहां भी 80% लाभार्थी महिलाएं निकली। इसका मतलब महिला को सहयोग मिले, महिला को सहारा मिले, महिला को स्किल मिले, कौशल मिले। कई लोगों का ये मानना है कि सरकारी व्यवस्था आपको व्यवस्था दे सकती है। इतना ही कहना चाहूंगी कि अलका जोशी की आज कहानी जो उनके ज़माने हमने सुनी, वो पूरे राष्ट्र को एक ही संदेश है। जो घर में माँ को कम आंकते हैं क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, जो घर में माँ को कम आंकते हैं क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है, उनसे कहना चाहती हूँ, बड़ा दिल रखो यार, इसी ने तो जन्म दिया है। जीवन के दिन छोटे सही अलका जी, लेकिन हम भी बड़े दिल वाले हैं। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें
हाँ सोचें जो हम मत वाले। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की 5वीं कड़ी। विषय था विमेन इन लेबर फोर्स। सुनते रहे आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।